लेकिन बाबा साहब का नाम हम लोग उनको संविधान के रचयिता के रूप में जानते हैं। बाबा साहब संविधान के तो रचयिता थे ही, लेकिन बाबा साहब उससे कहीं आगे कई चीज़ों में उनकी महारथी थी। इसलिए हम लोग बाबा साहब को मानव नहीं महामानव बोलते हैं। जो हमारा बैंक है, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक, उनका परिकल्पना, उनका सोच वो बाबा साहब का देन है। आज जो हम रिजर्व बैंक देख रहे हैं उसकी परिकल्पना भी बाबा साहब का देन है। जयंतीवर बोलत आहोत आपण। डीजेचं स्वरूप इतकं भयानक आलेलं आहे की डीजेच्या कर्कश आवाजामध्ये बाबासाहेबांचं कार्य, बाबासाहेबांचा आवाज, बाबासाहेबांचं जीवन कार्य असं वाटतं सगळं दबून जाते। बाबासाहेब आंबेडकर हे एक न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता निर्माण करू इच्छिणारे, त्याची जाणीव ठेवू इच्छिणारे हजारो मनामनातील, लाखो मनामनातील ते एक जबरदस्त शक्तिशाली व्यक्तिमत्व होतं। बाबासाहेबांना केवळ राजकीय लोकशाही अपेक्षित नव्हती, आर्थिक, सामाजिक प्रत्येक नागरिक सन्मानाने कसा जीवन जगेल आणि त्यासाठी त्यांनी सुंदर अशा भारतीय संविधानाची निर्मिती केली। आज या ठिकाणी पंजाब नॅशनल बँक SC/ST बहुजन एम्प्लॉईज वेलफेअर असोसिएशनच्या माध्यमातून दर सालप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आपला एक हा चॅरिटी इव्हेंट होत आहे। दरवर्षी आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रकर्ते या महामानवाच्या जयंतीप्रित्यर्थ संयुक्त जयंती महोत्सव साजरा करतो आणि आपण साजरा करण्याचं ठिकाण हे आपली क्रांतीभूमी, दीक्षाभूमी नागपूर हे निवडलेलं आहे। तर दरवर्षीप्रमाणे ह्या वर्षीसुद्धा आपण हा कार्यक्रम ह्या ठिकाणी आयोजित केला। जसे आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की ह्या ठिकाणी ह्या वर्षी आपण एक नवीन उपक्रम राबवला, जो की लहान मुलं जे विद्यार्थी आहेत 7 ते 15 वर्ष वयोगटाचे, त्यांची आज आपण एक संविधानावर आधारित, जेणेकरून त्यांना संविधानाबद्दल एक बेसिक माहिती व्हावी, जी त्यांना पुढच्या आयुष्यात उपयोगी होईल, उपयुक्त होईल। तर तो दृष्टिकोन ठेवून आपण ह्या वर्षी सम्यक ज्ञान परीक्षा 2025 आयोजित केली आणि ह्या परीक्षेमध्ये सफल झालेल्या आणि सहभागी झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचा आपण आज या ठिकाणी गुणगौरव करणार आहोत। या ठिकाणी सर्वप्रथम आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, आपले सर्वांचे PNB परिवाराचे अध्यक्ष, नागपूर सर्कल हेड श्री दिलीप कुमार कापडी यांचं मी असोसिएशनच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो। त्याचबरोबर पंजाब नॅशनल बँक सर्कल ऑफिस नागपूर HRD विभागाचे प्रमुख श्री शैलेंद्र गुप्ताजी यांचंसुद्धा मी हार्दिक स्वागत करतो। त्याचबरोबर आजचे प्रमुख अतिथी श्री राजेंद्र ढवळेजी, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य प्रोटॉन यांचंसुद्धा मी या ठिकाणी माझ्या असोसिएशनच्या वतीने आणि सर्व सभासदांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो। त्याचप्रमाणे आपले रिपब्लिकन एम्प्लॉईज फेडरेशन तसेच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट, ठाणे प्रदेश सचिव आणि आपल्या संघटनेचे वरिष्ठ सल्लागार श्री सतीश बोर्डेजी यांचंसुद्धा मी स्वागत करतो। त्याचबरोबर ह्या आपल्या आजच्या कार्यक्रमाला आपले PNBN जे हल्लीच रिटायर झाले आपल्या बँकेच्या सर्व्हिसमधून आणि त्यांनी आता पूर्णपणे समाजसेवेला वाहून घेतलेला आहे आणि जे आपले संघटनेचे आधारस्तंभ
आयुष्मान रामदासजी आठवले साहेब, केंद्रीय राज्यमंत्री सामाजिक न्याय विभाग यांच्याबरोबर सावलीसारखे असतात असे आपले प्रमोद भालेरावजी यांनी सुद्धा आपल्या आजच्या या कार्यक्रमाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत आणि त्यांनी आपल्या पंजाब नॅशनल बँकेचे नागपूर सर्कल हेड श्री दिलीप कुमार कापडीजी यांचं सुद्धा हार्दिक आभार मानलेले आहेत की ज्यांनी आपल्या संघटनेचे निमंत्रण स्वीकारून आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवण्याची स्वीकृति दिली, त्याबद्दल त्यांचे आभार। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं हमारे मुखिया हमारे सर्कल हेड श्री दिलीप कुमार कापड़ी जी से निवेदन करूंगा कि वे हमें सबको संबोधित कर हमारा उचित मार्गदर्शन करें। साथी सभी को नमस्कार। आज प्यारे प्यारे बच्चे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, सारे बच्चों को शुभ प्यार। आवाज़ आ रही है? हाँ जी। आज यहाँ उपस्थित राजेंद्र ढबले जी, सतीश बोर्डे जी, मुंबई से पहुँचे विनीत जाधव जी और हमारे सारे साथी जो पंजाब नेशनल बैंक SC/SC बहुजन एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के संबंधित हैं, सभी का स्वागत। साथियों, हम आज यहाँ जो प्रेजेंट हैं वो बाबा साहब का जयंती समारोह के लिए, तो सबसे पहले आप सभी को बाबा साहब के जयंती समारोह का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला, तो इसके लिए ये जो हमारे वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य हैं, साथी हैं, उनको बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। साथ ही जब भी हम बाबा साहब का बात करते हैं, हम लोग, मैं भी बचपन से जब से कुछ भी ज्ञान हुआ बाबा साहब का नाम हम जानते हैं, लेकिन बाबा साहब का नाम हम लोग उनको संविधान के रचयिता के रूप में जानते हैं। बाबा साहब संविधान के तो रचयिता थे ही, लेकिन बाबा साहब उससे कहीं आगे कई चीज़ों में उनकी महारथी थी। इसलिए हम लोग बाबा साहब को मानव नहीं महामानव बोलते हैं। बाबा साहब बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। जहाँ तक संविधान के बारे में बताऊं, मुझे पता है कि वो संविधान सभा के प्रारूप के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन एक मैं पिछले अभी संबोधन में भी बोला था कि बाबा साहब को प्रेरणा कहाँ से मिली। जब छोटे बच्चों की तरह बाबा साहब जब स्कूल में जाया करते थे तो उनके साथ जो व्यवहार होती थी वो बिल्कुल अच्छी व्यवहार नहीं होती थी। तब बाबा साहब जाके अपने माँ से पूछे कि माँ बताओ कि ये लोग हमसे स्कूल में इस तरह से व्यवहार क्यों करते हैं। तो माँ बोली कि बेटा, हम लोग नीचे जाति के लोग हैं, इसलिए स्कूल में ऐसा व्यवहार होता है। फिर बाबा साहब बोले, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि हम नीचे जाति के हैं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो। फिर माता जी से वो बोले कि मैं बड़ा होके ऐसा किताब लिखूंगा जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान अधिकार होगा, और वही किताब आज के डेट में हमारे लिए संविधान है। साथ ही बाबा साहब जेंडर डाइवर्सिटी पे भी काफ़ी, महिलाओं के लिए भी काफ़ी उन्होंने लिखा है, किया है। हम लोग बाबा साहब को दलितों का मसीहा कहते हैं, लेकिन बाबा साहब को दलितों का मसीहा कह के उनको थोड़ा सा हम कद को छोटा करेंगे। वो समाज में सभी वर्ग के पिछड़े वर्गों के लिए भी काम किए हैं, संघर्ष किए हैं, और संविधान में अनुच्छेद में भी ये लिखा हुआ है कि हमारे जो अदर पिछड़ी जाति के लोग भी हैं उनके भी उतना ही अधिकार दिया जाता है।
चूँकि हम एक बैंक वाले हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बाबा साहब विदेश में पहले भारतीय थे जो बाहर से पीएचडी करके आए थे, और जो हमारा बैंक है केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक, उनका परिकल्पना, उनका सोच वो बाबा साहब का देन है। आज जो हम रिजर्व बैंक देख रहे हैं उसकी परिकल्पना भी बाबा साहब का देन है। तो जितना हम बाबा साहब के में बात करें वो कहीं उनके आगे जाके बाबा साहब हैं। साथियों, क्योंकि मैं ये अपने हिसाब से जो मेरे साथी यहाँ बैंक के साथी बैठे हैं उनको मैं फिर से रिपीट करता हूँ और सभी जगह मैं बोलता हूँ कि बाबा साहब आपके लिए तो किए, लेकिन आपको समाज के लिए, परिवार के लिए आगे आना जरूरी है। आप जहाँ भी हैं सिर्फ वहीं अपना कैरियर को ख़त्म न करें। मेरा संदर्भ, अगर कोई संविधान के आड़ में या उससे आपको कहीं ना कोई रिजर्वेशन है और आप कोई ज्वाइन करते हैं, किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं, चाहे वो बैंक में हो या बैंक के बाहर हो, यहाँ बैंक के बाहर के भी बच्चे भी हैं, तो अगर हम कहीं ज्वाइन करते हैं किसी भी पोस्ट पे और उसी पोस्ट पे रिटायर हो जाते हैं तो ये सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब के प्रति नहीं होगा। आप जहाँ भी ज्वाइन किए हैं उससे आप आगे आइए। मेरा कहना है कि आप अपने आप को प्रमोट करिए, प्रमोशन लीजिए और अपने समाज का नेतृत्व करिए, अपने संस्था का नेतृत्व करिए, तभी सही में बाबा साहब का श्रद्धांजलि मिलेगा कि जहां आप हैं वहीं मत रुकिए। जो बाबा साहब आपको संविधान में अधिकार दिए हैं उसके सहारे आप आगे आएं और समाज का भी और बैंक का भी विकास करें। जब आप अपना विकास करेंगे तो हमारे बैंक का विकास होगा, और जब बैंक का विकास होगा तो हमारा देश का विकास होगा। इसीलिए इस मंच से मेरा सभी से आग्रह है कि आप जहां भी हैं वह उसके आगे आने का कष्ट करें, आगे बढ़ें, ताकि आप इस समाज को आगे ले जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। बाबा साहब भीमराव विश्वरत्न श्री अंबेडकर को शत शत नमन। माननीय मंच को और सदन को प्रणाम। आज आपने हमें बुलाया, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और आज का प्रोग्राम अच्छे से हो इसकी आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अब मैं श्री दीपक अड़सोड़े सर से निवेदन करूंगा कि वो हमें संबोधित करें। दीपक अड़सोड़े सर हमारे संगठन सचिव हैं, PNB SC/ST बहुजन एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन। पंजाब नॅशनल बँक SC/ST बहुजन एम्प्लॉईज असोसिएशन वेलफेअर असोसिएशनच्या तर्फे नागपूर युनिट यांच्यामार्फत आपण सालाबादप्रमाणे यावर्षीसुद्धा संयुक्त जयंती 134वी साजरी करीत आहोत। विचार मंचावर असणारे सर्व अतिथी यांना माझा सर्वांना जय भीम, आणि इथं बसलेले सर्व विद्यार्थी व पालक यांना सर्वांना माझा सविनय जय भीम। आपण जी महापुरुषांची संयुक्त जयंती जी साजरी करतो त्याचं एकच कारण आहे की आपण लहान मुलांना शाळेमध्ये भरपूर काय शिकवत असतो, शिक्षण पण घेतलं जातं, पण आत्तापर्यंत नागपूर युनिट जे आहे हे प्रत्येक वर्षी लहान मुलांसाठी जे महापुरुषांचे विचार पोहोचवण्याचं काम करतं। त्या बाबतीत मी नागपूर युनिटचं राजेंद्र सोनवणे यांची कमिटी जी आहे ही खरोखरच विचार करण्याच्या लायक आहे, कारण हे जे काय काम करतात हे सर्वांना सामावून घेऊन बँकेचा सुद्धा विचार करून महापुरुषांचे विचार पोहोचवण्याचे जे काम करतात त्या बाबतीत मी त्या कमिटीचे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा करतो। आणि माझे इथे दोन शब्द संपून जयंतीनिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। साथियों, आज हमारे बीच हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर राजेंद्र ढवड़े सर उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो
वो मंच पर आकर हमें संबोधन करें। या कार्यक्रमाचं काय वैशिष्ट्य आहे? अतिशय महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे कार्यक्रमाचं. आपण जर विचार केला तर बाबासाहेबांची जयंती जी आपण साजरी करतो, आपल्याला माहीत आहे की जयंती अनेक प्रकारे साजरी होते. जयंती साजरी कशी करतात? कोणी जयंतीच्या निमित्ताने जेवण देतात, कोणी जयंतीच्या निमित्ताने शरबत वितरण करतात, जयंतीच्या निमित्ताने प्रबोधनाचा कार्यक्रम करतात, जयंतीच्या निमित्ताने वक्त्यांना बोलवतात, त्यांचं मार्गदर्शन घेतात. जयंतीचं सर्वात छोटं रूप म्हणजे बाबासाहेबांना वंदन करतात, फोटोहार टाकतात आणि आशीर्वाद मागतात. सर्वात सोपा कार्यक्रम. त्यानंतर जयंतीच्या निमित्ताने गीत गायन होते. आजकाल जयंतीच्या निमित्ताने लोक चित्र काढतात, बाबासाहेबांच्या रांगोळी स्पर्धा होते. जयंतीच्या निमित्ताने खडी गंमत पण होते आणि जयंतीच्या निमित्ताने डीजे पण वाजतो. डीजेचं स्वरूप आता सध्या भयानक आलेलं आहे. जयंतीवर बोलत आहोत आपण. डीजेचं स्वरूप इतकं भयानक आलेलं आहे की डीजेच्या कर्कश आवाजामध्ये बाबासाहेबांचं कार्य, बाबासाहेबांचा आवाज, बाबासाहेबांचं जीवन कार्य असं वाटते सगळं दबून जाते. मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो की डीजेचा आवाज इतका पोचलेला असतो की छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 31 डीजे चालकावर, आयोजकावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. डीजेचा आवाज एवढा होता की काही लोकांना चक्कर येऊन पडले. लोक डीजेची आवाजाची स्पर्धा होती. काही लोकांचे कानं बंद होऊन गेले, काही लोकांना हार्ट अटॅक आला. ही जेव्हा माहिती पोलिसांना माहीत पडली तेव्हा त्यांनी सरळ गुन्हे दाखल केले. मला असं वाटतं हे जयंतीच्या निमित्ताने हे एक विकृत स्वरूप होत आहे संपूर्ण देशामध्ये. आणि म्हणून आम्ही आता सध्या आम्हाला विचार करायला पाहिजे की बाबासाहेबांची जयंती कशी साजरी करायची. पंजाब नॅशनल बँक, SC ST बहुजन एम्प्लॉईज वेलफेअर असोसिएशनने दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी जयंती साजरी केली. परंतु कशी साजरी केली तर त्यांनी प्लॅनिंगबद्धपूर्ण 6 एप्रिलला त्यांनी शाळेमध्ये जाऊन, कॉलेजमध्ये जाऊन हे जे पुस्तक आहे भारतीय संविधान की निर्मिती, हे विद्यार्थ्यांना आधी वाचायला दिले 10 दिवसाआधी. त्याची प्रश्नावली तयार केली आणि ती प्रश्नावली तयार करून परीक्षा घेतली. म्हणजे जयंती जर साजरी करायची तर अशा पद्धतीने साजरी केली पाहिजे, कारण जेणेकरून लहान मुलांना वाचनाच्या माध्यमातून संस्कार मिळेल आणि त्यांचं भविष्य घडू शकेल. आणि म्हणून एकदा मी तुम्हाला विनंती करू इच्छितो की जे आयोजक आहेत, या संघटनेचे जेवढे आयोजक आहेत, त्यानंतर बसलेले विद्यार्थी आहेत, त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. कारण हा जो प्रयोग आहे यासाठी फक्त मेहनत खूप लागते, यासाठी प्लॅनिंग लागते, रात्रंदिवस झटावं लागते, प्लॅनिंग करावं लागते. आणि म्हणून हे जे काम आहे हे अतिशय मोलाचं काम आहे आणि अतिशय मेहनतीचं काम आहे. त्यानंतर मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या जयंतीच्या निमित्ताने तुम्हाला काही सांगू इच्छितो की बाबासाहेबांची पहिली जयंती जी आहे ती साजरी झाली 1928 मध्ये. सदाशिव रणपिसे नावाच्या व्यक्तीनं, जे बाबासाहेब 37 वर्षाचे होते, सदाशिव रणपिसे यांनी पुण्यामध्ये बाबासाहेबांचा फोटो हत्तीवर ठेवला आणि पुण्यामध्ये मिरवणूक काढली. आणि तेव्हा त्यांनी ती दखल घेतली की त्यांना माहीत होतं की बाबासाहेब हे फार महान होतात, फार महान कार्य करू शकतात. त्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ एक व्यक्ती नव्हते, तर ते कोट्यावधी जीवांना आकार देणारे, कोट्यावधी जीवांचा उद्धार करणारे एक असं शक्तिशाली व्यक्तिमत्व होतं. बाबासाहेब आंबेडकर हे एक न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता निर्माण करू इच्छिणारे, त्याची जाणीव ठेवू इच्छिणारे हजारो मनामनातील, लाखो मनामनातील ते एक जबरदस्त शक्तिशाली व्यक्तिमत्व होतं. आणि म्हणून बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं, बाबासाहेबांनी एक संदेश दिला होता. काय संदेश दिला होता
की माझ्या नावाचा जय जयकार करण्यापेक्षा माझं अधुरं राहिलेलं कार्य पूर्ण करा आणि त्यासाठी प्राणाची बाजी लावा. आम्ही काय करत आहोत आता? जय जयकार करत आहोत. जे बाबासाहेबांच्या मी उलट काम करत आहो, जय जयकार करत आहो. परंतु बाबासाहेबांचं स्वप्न काय होतं? या देशात लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान नाही, तर लोकशाहीच्या माध्यमातून त्यांना क्रांती घडवायची होती. या पत्रिकेच्या या पुस्तकाच्या मागे जर आपण पाहिलं तर एक संदेश, शेवटचं वाक्य आहे बघा. ते वाक्य कसं आहे? भारतीय नागरिकों का खून का एक बूंद न गिरती हुए भारतीय नागरिकों का उत्थान करना चाहते थे बाबासाहेब. हे पुस्तक तुम्ही वाचलं असेल, शेवटचं वाक्य वाचा, अजून त्यांच्याकडे पुस्तक आहे ते. बाबासाहेब क्या करना चाहते थे कि एक बूंद ना गिरते हुए उत्थान करना चाहते थे भारतीय लोगों का. म्हणजेच बाबासाहेबांना केवळ राजकीय लोकशाही अपेक्षित नव्हती, आर्थिक, सामाजिक प्रत्येक नागरिक सन्मानानं कसा जीवन जगेल आणि त्यासाठी त्यांनी सुंदर अशा भारतीय संविधानाची निर्मिती केली. तर भारतीय संविधान काय आहे? भारतीय संविधान काय आहे? तर या ठिकाणी मी भारतीय संविधानाविषयी बोलतो, कारण बाबासाहेब जयंतीचा दिवस आहे. भारतीय संविधानाविषयी माहिती मिळणं आणि कारण भारतीय संविधानावर परीक्षा घेतलेली आहे. तर भारतीय संविधान म्हणजे काय? भारतीय संविधान म्हणजे काय? बऱ्याचशा लोकांना एका शब्दामध्ये व्याख्या आहे. भारतीय संविधान म्हणजे काय? तर भारतीय संविधान म्हणजे देश चालवण्याचं साधन. म्हणजे भारतीय संविधान सर्वोच्च कायदा, सर्वोच्च साधन देश चालवण्याचं. आणि मग त्याची कलमं किती आहेत? तर भारतीय संविधानाची 395 कलमं आहेत. बरं, 395 कलमं काय आहेत? कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे गुरु होते महात्मा ज्योतिराव फुले, त्यांच्या घराचा नंबर 395. आणि बाबासाहेबांनी लक्षात ठेवलं गुरुला कशी त्यांनी आदरांजली दिली, आणि म्हणून महात्मा फुलेंच्या घराच्या नंबरप्रमाणे या देशाचा कारभार चालेल, आणि म्हणून 395 कलमाचं संविधान आहे. संविधानाविषयी बांधवांनो, एक महत्त्वाचं तुम्हाला सांगू इच्छितो या ठिकाणी, की जगाची संघटना आहे ज्याला युनो म्हणतात, युनायटेड नेशन. जगाची संघटना आहे. जगामध्ये शांतता प्रस्थापित करणं हे त्या संघटनेचा उद्देश आहे. त्या जगाच्या संघटनेचे, युनोचे जे महासचिव आहेत त्यांचं नाव आहे एंटोनियो गुटेरेस. त्यांनी संविधानाबद्दल काय म्हटलं बघा? त्यांनी संविधानाबद्दल काय म्हटलं? मैं दुनिया भर के संविधान पढ़े हैं मैंने, मगर कोई भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लिखे गए द्वारा संविधान के टक्कर का नहीं है. यदि दुनिया के सभी देश भारत के संविधान को अपना ले तो मात्र 5 वर्षों में दुनिया से गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. साथियों, ही संविधानाची ताकद आहे. परंतु भारतामध्ये संविधान लागू होऊन गुटेरेस काय म्हणतात की 5 वर्षामध्ये जगातून समस्या सुटून जाईल, परंतु आमच्या देशामध्ये 75 वर्ष झाले संविधान लागू होऊन. याचा अर्थ संविधानाची अंमलबजावणी बाबासाहेबांच्या विचाराप्रमाणे, संविधानाप्रमाणे झाली नाही. हे सत्य आहे. आणि म्हणून आम्हाला तशा प्रकारचा समाज घडवावा लागेल, तशा प्रकारचे लोक पाठवावं लागेल की जे बाबासाहेबांच्या संविधानाची अंमलबजावणी करतील. साथियो, या ठिकाणी जे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आहेत सन्माननीय दिलीप कुमार कांबळी साहेब यांना जायचं आहे, आणि म्हणून आपण आधी त्यांच्या हाताने बक्षीस वितरण करणार आहोत, आणि नंतर पुढील माझं जे कंटिन्यू आहे, जे आपल्याला संविधानाविषयी माहिती सांगायची आहे, मी नंतर कंटिन्यू करेल. धन्यवाद. बांधवांनो, आपला विषय सुरू होता की संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यांनी असं म्हटलं आहे की हे संविधान जगातील सर्वोत्तम संविधान आहे, आणि जर या संविधानाची अंमलबजावणी 5 वर्ष जर बरोबर केली तर जगातून गरिबी, आतंकवाद ह्या समस्या, सर्व बेरोजगारी सुटून जाईल. परंतु या ठिकाणी असा एक प्रश्न निर्माण होतो की भारत देशामध्ये 26 जानेवारी 1950 पासून संविधान लागू झालं, परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे, व्यवस्थित झाली नसल्यामुळे
भारतातल्या आजपर्यंतच्या समस्या अजून ज्या गरिबी आहे, आता जो हमला झाला, म्हणजे अशा ज्या समस्या आहे त्या सुटलेल्या नाहीत. याचा अर्थ असा होते की संविधानाची अंमलबजावणी बरोबर झाली नाही. त्यानंतर साथियो, भारतीय संविधानाचं काय वैशिष्ट्य आहे? भारतीय संविधान हे कोणासाठी आहे? भारतीय संविधान हे कोणासाठी आहे? त्याच्यामध्ये कोणाकोणासाठी प्रावधान आहे? बऱ्याचशा लोकांना असं वाटते, माझा एक एक शब्द तुम्ही लक्षात घ्या, तुमच्या मनातले जे काही प्रश्न आहेत, शंका आहेत, संविधानाविषयी जे समज आहे तुमचा दूर होऊन जाईल. बऱ्याचशा लोकांना काय वाटते की भारतीय संविधानामध्ये जे आरक्षण आहे ते SC आणि STला आहे. आरक्षण जे आहे ते SC आणि STला आहे. मी या ठिकाणी तुम्हाला 3 कलम सांगतो. संविधानाचे जे महत्त्वाचे 3 कलम आहे. संविधानाचं पुस्तक या ठिकाणी तुम्ही नंतर या पुस्तकामध्ये पाहू शकता. या ठिकाणी संविधानाचे जे 3 कलम आहे आरक्षणाचे, ते पहिलं कलम जे आरक्षणाचं 340 कलम, 340 कलमानुसार ओबीसींना आरक्षण दिलं गेलं. 341 कलमानुसार SCला आरक्षण दिलं गेलं आणि 342 कलमानुसार STला आरक्षण देण्यात आलं. आता तुम्ही एक सांगा मला की सर्वात प्रथम आरक्षणाची व्यवस्था कोणासाठी केली? कोणासाठी केली? ओबीसीसाठी केली 340 कलमानुसार. परंतु काय झालं की 26 जानेवारी 1950ला जेव्हा संविधान लागू झालं, फक्त संविधान ज्यांच्या हाती गेलं त्यांनी काय केलं? SCला आरक्षण दिलं, STला दिलं आणि 340व्या कलमानुसार ओबीसींना आरक्षण दिलं नाही. आणि मग बदनामी काय केली की बाबासाहेबांनी आरक्षण कोणाला दिलं? SC आणि STला दिलं. मग आरक्षण का दिलं नाही? कारण जेव्हा विषय आला आरक्षण का दिलं नाही, तेव्हा त्यावेळेचे जे प्राईम मिनिस्टर, राष्ट्रपती काय म्हणायचे की ओबीसी कोण आहेत? बाबासाहेब म्हणायचे की SC मागासवर्गीय, ST मागासवर्गीय, ओबीसी सुद्धा मागासवर्गीय. ओबीसी म्हणजे काय? इतर मागासवर्गीय, अदर बॅकवर्ड क्लास. आणि मग त्यांनी सांगितलं, बाबासाहेबांनी म्हणजे जेव्हा सांगितलं की ओबीसी कोण आहे, तेव्हा बाबासाहेब म्हणाले आयोग नेमा. 340 कलमानुसार आयोग नेमायचं होतं. काकासाहेब कालर आयोग नेमला, परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. 630 पानाचा आयोग होता, त्याचा खूप मोठा इतिहास आहे. त्याला कचऱ्याच्या डब्यामध्ये टाकलं, बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला. नंतर मंडल आयोग नेमलं. मंडल आयोगानुसार कसं तरी 1990 मध्ये केवळ 27% आरक्षण मिळालं. म्हणजे 1950 ते 1990 पर्यंत 40 वर्षामध्ये यांनी प्रचार काय केला ब्राह्मणवाद्यांनी की फक्त आरक्षण कोणासाठी आहे? SC आणि STसाठी आहे. ओबीसी बांधव जागृत झाला. त्यांनी संविधान वाचलं. त्यांच्या लक्षात आलं की बाबासाहेबांनी तर आपली पहिली व्यवस्था केलेली आहे. कोर्टामध्ये केस गेली. कोर्टाने सांगितलं आरक्षण द्या ओबीसींना. सरकार म्हणते आमच्याकडे ओबीसीची जनगणना झालेली नाही, त्यामुळे ओबीसी आमच्याजवळ किती आहे त्यानुसार आम्ही आरक्षण देऊ शकत नाही. ओबीसींची आकडेवारीच आमच्याकडे नाही आहे. आता बघा, ओबीसी मग मुलं म्हणाले, कोर्टामध्ये रिझल्ट दिला का 1930ला 1931ला इंग्रजांनी जनगणना केली होती. सरकार म्हणते ते जुनी आहे जनगणना, त्यानुसार आरक्षण मिळत नाही. अजूनही ओबीसीची जनगणना आतापर्यंत केली नाही. त्यामुळे ओबीसी बांधवांना जे 52% संविधानानुसार आरक्षण मिळालं पाहिजे होतं ते मिळालेलं नहीं। साथियों, इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जो एम्प्लॉय और लेबर जो है इनका नाता बहुत ही गहरा है, क्योंकि इस देश में सबसे पहले लेबर मिनिस्टर के तौर पे, मजदूर मंत्री के तौर पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब काम किया, उसी दौरान इस देश के लेबर और एम्प्लॉय लोगों को संरक्षित करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। ये जब काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे, उस समय इस देश में जो वेजेस एक्ट हुआ करते थे या वेजेस के लिए जो प्रोविजन थी, वो किसी भी तरह की कानूनन प्रोविजन नहीं थी। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लेबर मिनिस्टर हुए, लेबर मिनिस्टर होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में जो पहला सेंसेक्स हुआ था 1931 में, उस सेंसेक्स का डाटा जो है कलेक्ट किया
और उस सेंसेक्स के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अध्ययन करके एक बिल बनाया। वो बिल इतना बड़ा था, लगभग 2500 पेज का बिल था, और उस बिल में इस देश में जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लेबर है, कर्मचारी है, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने वाला बिल था। उस बिल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कुछ बातें रखी थी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अंग्रेज सरकार होते हुए इनके शासन काल में जो लेबर काम करते हैं उन लोगों की 5 समस्याएं हैं। नंबर 1, इन लेबर को पर्याप्त मात्रा में वेजेस नहीं मिलते हैं, इसलिए इनका जीवन यापन करने का जो दर्जा है बहुत ही ज्यादा घटिया स्वरूप का है। वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोजी भी कमा नहीं सकते, इसलिए उनका परिवार जो है गरीबी में खस्ता हालत में जी रहा है। नंबर 1 की बात बाबा साहब ने कही थी। दूसरा कहा था कि इस लेबर के घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो पर्याप्त शिक्षा इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि इनकी 2 वक्त की रोटी का ही सवाल हल नहीं होता है, तो शिक्षा के लिए खर्चा करने की उम्मीद इनसे छोड़ दिया जाए। तीसरी बात कही थी कि इनके घर के महिलाओं को जो 2 जोड़ी कपड़े के लिए भी बहुत मुश्किल से जुगाड़ होता है, ये बात उन्होंने रखी थी। इन 3 बातों के ऊपर ध्यान रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उस बिल में कहा था कि इस देश में एक मिनिमम वेजेस होना चाहिए, मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, और उस मिनिमम सैलरी में ये जरूरतें पूरी होने के बाद वो अपने हेल्थ के लिए, शिक्षा के लिए कुछ राशि को सुरक्षित कर सके, ऐसा कुछ होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर के उस 2500 पेज के रिसर्च के बाद इस देश में पेमेंट्स एंड वेजेस एक्ट आया है। वो पेमेंट एंड वेजेस एक्ट में जो प्रोविजन किया है, उस प्रोविजन के तहत आज जो ये पंजाब नेशनल बैंक हो या कोई भी सर्विस सेक्टर की कोई भी बैंक हो या कोई भी सर्विस सेक्टर हो, उन लोगों को वेजेस मिलता है और उनका जीवन अपलिफ्ट हो गया है और वो मिडिल क्लास में आ गए हैं। कुछ लोग अपर मिडिल क्लास में भी गए हैं, कुछ लोग और ज्यादा ऊपर चले गए हैं। आज उनके पास अपने जीवन के अलावा 4 व्हीलर से लेकर सारी सुविधा मुहैया की जा सकती है। इस स्थिति को आगे चलाते हुए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने 1948 में मिनिमम वेजेस एक्ट में कुछ सुधार और उन्होंने दिए थे। हालांकि उस समय देश में 1947 में एक आजादी का आंदोलन चल रहा था, गांधी जी के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन चल रहा था, और आजादी का आंदोलन चलते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे अपलिफ्टमेंट का आंदोलन चला रहे थे। उस समय 1948 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया था, और उस मिनिमम वेजेस एक्ट में 5 बातें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने रखी थी। नंबर 1 की बात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने रखी थी, वो ये थी कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो भी मिलेगा उसमें उसकी सारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात, जिनको मिनिमम वेजेस एक्ट मिलता है उनको हेल्थ की सुविधा, जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो उनको हेल्थ की सुविधा देंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि उनके शिक्षा के लिए, जिस सेक्टर में काम करते हैं उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए प्रावधान भी वही सेक्टर उसके प्रावधान शिक्षा के लिए करेगा। शिक्षा के लिए आवश्यक जो धनराशि है या आवश्यक साधन है वो मुहैया करने का काम जो है वो करेगा। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात यह कही थी कि अगर वो मिनिमम वेजेस एक्ट लेने वाला पर्सन उसकी वर्किंग प्लेस पे डेथ होती है तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनमें से किसी को नौकरी भी मुहैया की जाएगी। ये बाबा साहब अंबेडकर ने 1948 में प्रावधान रखे। उसके परिणाम स्वरूप में कोई भी घर में अगर डेथ हो जाती है तो उसके कारण जो है उन लोगों को नौकरियां मिलने का व्यवस्था हुई। इस देश में फिर संविधान लागू करने के लिए, संविधान निर्माण करने के लिए 1949 में व्यवस्था शुरू हो गई। संविधान सभा में सारी बैठकें हुई, और संविधान सभा में जब बैठकें हो रही थी
तो आर्टिकल 21 के ऊपर क्या है? आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 कहते हैं कि हर आदमी को प्रतिष्ठा के साथ जीने का और जीने के लिए व्यापार या जीने के लिए नौकरी करने का अधिकार, वो भी प्रतिष्ठा के साथ देने का प्रावधान इसमें है। इस आर्टिकल 21 के ऊपर संविधान सभा में जब बैठकें और बहुत सारा बहस चल रहा था, उस समय आर्टिकल 21 जब संविधान सभा के पटल पे रखा गया, इसमें जो डिबेट हुई, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के पेज ओपन करते हो तो उसका जो वॉल्यूम नंबर 2 है, उस वॉल्यूम नंबर 2 में पेज नंबर 336 टू 482 में जो बहस चली, इसमें डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का एक बहुत बड़ा भाषण है। इसमें डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि वो हर नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, वो हर नागरिक, जो चाहे महिला हो, पुरुष हो, SC ST का हो, OBC का हो या जनरल कैटेगरी का हो, तो उसके जीने के अधिकार की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जीने की व्यवस्था करने का अधिकार अगर उनको है, तो उसके लिए इस देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। अगर इस देश में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, किसी भी सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो वो अपने जीवन के 30-40 साल देने के बाद, 20-25 साल देने के बाद जब रिटायरमेंट होता है, तो उस रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन देने की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और केवल पेंशन देने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, तो गारंटेड पेंशन देने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक होता है पेंशन देने की व्यवस्था, दूसरा होता है गारंटेड पेंशन देने की व्यवस्था होनी चाहिए। और गारंटेड पेंशन व्यवस्था में क्या होना चाहिए? वो रिटायरमेंट होने के बाद उसको जितनी तनख्वाह मिलती थी, उसका एक पोर्शन निश्चित किया जाएगा, वो उसको सम्मान से जीने के लिए उसके रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। अगर उसको 21 साल के अंदर कोई बच्चे हैं, तो उन बच्चों को भी उसका फायदा मिले, और उसका पेंशन मिलने के बाद अगर डेथ होता है, तो उसके पत्नी को भी वो राइट्स मिलना चाहिए। ये पेंशन की, जिसको आज के तारीख में हम ओल्ड पेंशन कहते हैं, इसकी व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने होनी चाहिए। इसका उल्लेख, इसके बारे में जानकारी और इसके लिए डिबेट में, जब संविधान सभा में आर्टिकल 21 बन रहा था, उसमें उन्होंने डिबेट किया। जब आर्टिकल 21 बन रहा था, इसमें डिबेट चल रही थी, इसके ऊपर सरदार पटेल ने ऑब्जेक्शन उठाया कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी तो नई सरकार है, हम व्यवस्था नहीं कर सकते। तो नई सरकार है, हमारे पास कोई फंड नहीं है, व्यवस्था नहीं कर सकते, इसीलिए आप इसका अलग से प्रावधान करिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब आर्टिकल 33 के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, उस आर्टिकल 33 में, जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट लिखे हुए, उसी मिनिमम वेजेस एक्ट में आर्टिकल 33 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पेंशन के लिए कानून बनना चाहिए। पेंशन के लिए क्या बनना चाहिए? स्वतंत्र स्वरूप से कानून बनना चाहिए। और स्वतंत्र स्वरूप से कानून कैसा हो? तो स्वतंत्र स्वरूप से जो कानून बनेगा, उस कानून के तहत उन लोगों को सही मायने में जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के बेनिफिट मिले। जो कार्य करते हैं और उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ठाणे प्रदेश सचिव व इस पंजाब नेशनल SC ST बहुजन एम्प्लॉय वेलफेयर के में वरिष्ठ सलाहकार के नाते से हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास जी आठवले, इनके नेतृत्व के अनुसार मैं इस नागपुर आज की तारीख 26, उन्होंने मेरे को बुला, तुम जा और एक कार्यक्रम को अपने तरफ से और आठवले साहब की तरफ से सबको तो मैं पहले धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ जो बच्चे हैं अभी बहुत देर से बैठे हैं, तो मुझे लगता है उनको ज़्यादा भूख तो लगी होगी, बहुत दिन से बैठे हैं, इसलिए ज़्यादा प्रोग्राम को मैं कुछ तो बताता नहीं। जिसने बताया सबको आपको मार्गदर्शन किया है, तो मेरा मार्गदर्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ये प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और जो अभी रहे टॉपिक देने का जो
प्रोग्राम रहा वो हम चालू करते हैं। जय भीम, जय हिंद। पंजाब नेशनल बैंक SC ST OBC एसोसिएशन की ओर से इन्होंने जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, उनका उद्देश्य यही था कि हर भारतीयों को, हर बच्चे को संविधान के बारे में पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। हर बच्चे को अपने अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसकी शुरुआत जो है इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक SC ST एसोसिएशन इन्होंने शुरुआत कर दी है। बहुत ही अच्छी बात है जब सोनोनी जी मेरे तरफ आए और उन्होंने अपने इस टीम का, ये बैंक एसोसिएशन का जो उद्देश्य मुझे बताया, उससे मैं बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। और मैंने कहा कि हर बच्चे को इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है संविधान के बारे में। तो मैं अधिक और कुछ नहीं कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि आप काफ़ी देर से यहाँ पर आए हुए हो, इसका मुझे एहसास है। मैं यहाँ पर सभी यहाँ पर उपस्थित मान्यवर इनको और तथा आयोजक जो है इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये जो सिलसिला है संविधान के बारे में जागरूक करने का, यह सिलसिला चालू रहे। और हमारी ओर से जितने भी बच्चे बैठाना है, हम पूरे के पूरे, हमने तो कहा था कि हम पूरे स्कूल के बच्चे को बैठा लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे बाहर गांव से भी पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पर हॉस्टल है। कुछ गढ़चिरौली के बच्चे हैं, कुछ अमरावती के हैं, चंद्रपुर के हैं, भंडारा के हैं। अधिकतर जो बच्चे हैं यहाँ पर हमारे स्कूल के कुछ हॉस्टल है, वहाँ पर रहते हैं। और ये सभी सुविधाएं जो है उनको पूरी फ्री होती है। जाना आना, लेके जाना, रहना, खाना, किताबें और यूनिफॉर्म से लेके हम सभी सुविधाएं जो है उन्हें मुफ्त देते हैं। और हमारी लाइब्रेरी है स्कूल की, वहाँ पर पूरे महापुरुषों के जो चरित्र है छोटे छोटे, वो हमारी लाइब्रेरियन मैडम जो है वो उनसे वो करवा के लेती है। तो आगे में हम सभी लोग ये इस अवसर पर संकल्प करें कि संविधान जो है हर घर में जाए और हर छोटा बच्चा जो है जब भी वो लिखना चालू कर दे, पढ़ना चालू कर दे, तब से हम उन्हें संविधान समझाएं, ताकि भारत का हर बच्चा जो है अपने अधिकार के बारे में जागरूक रहे। तो मैं फिर से यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक SC ST बहुजन एम्प्लॉइज इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यह जो सिलसिला है संविधान जागरूक करने का, यह आगे भी वैसा ही जागरूक रहेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम। विचार जो है, विचारों का जब तक प्रचार और प्रसार आप लोग नहीं करोगे, आप अपनी समस्या हल नहीं कर सकोगे। जैसा एक समय में चला था कि हर घर तिरंगा, लेकिन हम कहते हैं कि हर घर में संविधान पहुंचना चाहिए। आज 40 के एज में आने के बावजूद हमें संविधान के जो मूलभूत आर्टिकल है वो भी पता नहीं है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 340, 341, 342 ये हमें पता नहीं है। तो हमने जो गलतियां की है, ये गलती हमें दोबारा दोहराना नहीं है। और आज के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा
जानकारी देना हमारे पढ़े लिखे वर्ग का काम है। इसलिए हमारे जो सर्विस क्लास के लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल है या समाज में जो पढ़े लिखे वर्ग है, वो खाली अपनी ड्यूटी ना करते हुए अपने 24 घंटों में से कम 1 घंटा अपने समाज के लिए दे सकते हैं। ऐसी आशा के साथ में मैं इस कार्यक्रम के यह कार्यक्रम जो है यहाँ पे समाप्त करता हूँ और धन्यवाद सभी का। आवाज़ इंडिया टीवी जो यहाँ पे पूरा लाइव प्रक्षेपण कर रही है, आवाज़ इंडिया टीवी के जो हमारे जो साथी है यहाँ पे आए, उन्होंने जब देखा कि संविधान के बारे में पंजाब नेशनल बैंक ने एक एग्ज़ाम ली थी है, उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आज है, तो आवाज़ इंडिया टीम के पूरे टीम को मैं पंजाब नेशनल बैंक नागपुर SC/ST बहुजन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद में आप सभी लोग भोजन का आनंद लेंगे, ऐसी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। जय भीम, जय संविधान।